गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4:45 हुई थी और सुबह उठने के बाद मैं फ़्रेश हो गई हूँ और पढ़ने आ गई हूँ और अभी पढ़ूंगी एनसीईआरटी सार संग्रह से बायोलॉजी। आपको मैंने बताया था कि इसमें बायोलॉजी 26 पेजेस का था, तो मैंने डिसाइड किया था कि सुबह में 6 पेज, शाम में 6 पेज ऐसे करके पढ़ूंगी, तो 2 दिन में बायोलॉजी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बट कल मैं शाम में नहीं पढ़ पाई थी इसे, तो अभी मुझे नेक्स्ट 6 पेजेस करने हैं और मुझे लगता है कि इस बुक से बायो कंप्लीट करने में 4 दिन मेरा लग ही जाएगा। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि किसी भी बुक को कैसे कंप्लीट करें, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई बुक कंप्लीट करना है, जैसे एनसीईआरटी सार संग्रह, तो आप देख लीजिए कि इसमें टोटल कितने पेजेस हैं। अगर इसमें 600 पेजेस हैं और आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो आपको एक दिन में 20 पेजेस लर्न करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इस एक बुक को 1 महीने में ख़त्म करने का सोच रही हैं, तो आपको केवल और केवल यही बुक पढ़ना होगा। इसके अलावा आप और कोई स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि एक दिन में 20 पेज याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और प्लस कि उसको रिविज़न भी आपको करते रहना होगा। तो बहुत बार मेरे से ये क्वेश्चन आता है कि दी एनसीईआरटी सार संग्रह कंप्लीट कर लेंगे तो क्या पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, या फिर लूसेंट कंप्लीट कर लेंगे तो पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो देखिए, जीके जीएस आपका 40 मार्क्स का केवल आ रहा है, तो 40 मार्क्स के लिए आपको इतनी मोटी बुक कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आर्ट्स के बच्चे हैं ना, मतलब जिनका सोशल साइंस सब्जेक्ट है, तो वो तो बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर आप एक बुक कंप्लीट कर लेते हैं कोई भी जीके का, तो आपका दोनों में काम चल जाएगा। मीन्स कि जो 40 मार्क्स का मैथ, साइंस और रीजनिंग और जीके जीएस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, और 80 मार्क्स का जो आपका पेपर आएगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप कर लेते हैं इस बुक को पूरा, तो सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगी कि साइंस वाले को, जिनका 9-10 में साइंस है या फिर 6 to 8 में मैथ्स एंड साइंस है, उनको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए इतनी मोटी बुक को कंप्लीट करने का मत सोचिए, क्योंकि आपको मैथ्स और साइंस पे भी ध्यान देना है। अगर आप पहले से पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको टेंशन नहीं हो रही होगी ज़्यादा अभी। लेकिन अगर आपने अभी पढ़ाई शुरू की है और आप ये सोच रहे हैं कि 1 महीने में मुझे कंप्लीट करना है, तो आपको बहुत टारगेटेड स्टडी मटेरियल को पढ़ना होगा। मतलब आप चूज़ कर लीजिए कि आपको कहाँ से पढ़ना है। आप हर कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, और हर कुछ पढ़ने के चक्कर में ना 30 दिन के बाद आप एकदम होपलेसनेस में रहेंगे कि मैंने ये चीज़ फॉलो किया और अभी याद मुझे कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि 30 दिन का जो टाइम है आपके पास, आप उसमें एनसीईआरटीज़ को अच्छे से कर लीजिए, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो। और दूसरा कि आपने कहीं से अगर कोचिंग परचेज़ किया है, तो उन पर ट्रस्ट कीजिए और जो वो पढ़ा रहे हैं उस मटेरियल को बार बार रिविज़न कीजिए। अगर आप ये 2 चीज़ भी कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी सार संग्रह भी कर लें, लूसेंट भी कर लें, फिर एनसीईआरटी भी कर लें, बहुत सारे यूट्यूब पे मैराथन सेशन भी देख लें, तो एट दी एंड आपके साथ क्या होगा ना, कि आपको कुछ भी नहीं पता रहेगा और लास्ट में आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। कम से कम 2 सोर्सेस को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। 2 सोर्सेस हो सकते हैं आपके एनसीईआरटीज़, जो बेसिक बुक है आपका 6 to 10 तक का वो, और एक जो आप कोचिंग से पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा एग्ज़ाम में अपीयर होने का कि हाँ, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे तो मैं कर लूँगा। और अगर आप कॉन्फिडेंस से जाएंगे तो फिर अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। इसलिए अभी वेरियस सोर्सेस के बारे में मत सोचिए कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। तो इतना सोचेंगे ना, तो फिर एट दी एंड आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मेरी यही स्ट्रैटेजी है, आप भी इसी तरह की स्ट्रैटेजी बना के चलिए। कम से कम सोर्सेज को फॉलो कीजिए और मल्टीपल रिवीजन कीजिए। ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। मेरे से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दी आप बुक से ही केवल पढ़ती हैं, यूट्यूब से नहीं पढ़ती हैं क्या? तो नहीं, मैं यूट्यूब से भी नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस है, तो मुझे एनसीईआरटीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मैं बुक, मतलब मैथ्स तो एनसीईआरटी से ही केवल बनाती हूँ, और साइंस मैंने एनसीईआरटी पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो इसीलिए मुझे यूट्यूब वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, यूट्यूब के जो एमसीक्यूज़ वाले होते हैं सेशन, वो मैं एंड में देखती हूँ। जैसे मैंने टारगेट रखा है कि 15 नवंबर तक जो भी 3 नवंबर को सिलेबस जारी किया जाएगा, उसको मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगी कि कंप्लीट कर लूँ। तो मान लीजिए 15 नवंबर तक नहीं भी होता, तो मान लीजिए एक्स्ट्रा टाइम मैं रखती हूँ कि 21 नवंबर तक। और उसके बाद जब मुझे लगेगा कि मैंने एनसीईआरटीज़ को और कोचिंग में जो पढ़ाया गया है उन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से कवर कर लिया है, तो उसके बाद फिर मैं मैराथन सेशन देखना शुरू करती हूँ। बहुत लोग पूछते हैं करंट अफेयर्स कहाँ से कर रही हो? करंट अफेयर्स में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स के मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन ही आएंगे, तो 5 से 6 क्वेश्चन के लिए उतना सारा कंटेंट मैं लर्न नहीं कर पाऊँगी। लास्ट टाइम भी जब मैंने बीपीएससी प्राइमरी का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें भी मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था। ओवरऑल मैं आपको ये कहूँगी कि आप चूज़ कर लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है।
मतलब आप अपने एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाइए। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका जीके जीएस स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप उस पर फोकस कर लीजिए और देखिए कि ये जो 40 मार्क्स का आएगा जीके जीएस, उसमें आप मैक्सिमम नंबर मतलब 40 में 35 मार्क्स आप उठा सकें। और फिर उस तरफ जो आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें फिर आप उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाइए। उसमें भी आप क्वेश्चंस को देख लीजिए प्रीवियस ईयर कि किस तरह के पूछे गए हैं और उसी तरह के क्वेश्चन को केवल रिवाइज कीजिए। बहुत सारे टीचर्स बहुत हाई लेवल में पढ़ा दे रहे हैं, मतलब 11-12 का भी पोर्शन करा दे रहे हैं 9-10 में, बट उतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको स्मार्ट बनना होगा, क्योंकि टीचर्स तो है ना वो सारा कुछ पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हम इतना पढ़ा दें कि बाद में स्टूडेंट ये ना बोल सके कि आपके कंटेंट से क्वेश्चन नहीं आया था। तो वो आप मत देखिए। आपको 80 में 80 मार्क्स नहीं लाना है, आपको ऐसा इतना मार्क्स लाना है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। बहुत लोग मुझसे ये भी कमेंट करके पूछ रहे थे कि एस्टेट सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड किया था या नहीं किया था। तो मैंने एस्टेट सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड नहीं किया था। अभी उसकी साइट नहीं खुल रही है, बट ऐसा नहीं है कि साइट खुलेगी ही नहीं, क्योंकि उनको ही पता है कि अभी बीपीएससी का फॉर्म आने वाला है, तो वो डाउनलोड करने का ऑप्शन हमें देंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैटेगरी आपका सुधार हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए मुझे बहुत टेंशन हो रही थी और मैं ये भी सोच रही थी कि मैं जाऊंगी बीएससीबी ऑफिस, बट बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया तो कुछ लोगों ने तो ये कहा कि उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दिया था, फिर भी उनका एस्टेट सर्टिफिकेट जो है उसमें कैटेगरी नाम ये सब सुधर के आया है। तो मैं बस उसी का वेट कर रही हूँ। अगर मान लीजिए मेरा सर्टिफिकेट में पहले से ही सुधर के आ जाएगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, नहीं तो फिर मैं जाऊँगी और वहाँ पर जाके एप्लीकेशन दे दूँगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि वहाँ जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो कुछ मतलब रिप्लाई नहीं करते, अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट जो हमें डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा उसमें हमारा कैटेगरी और जो भी आपका नाम मिस्टेक है वो सही होता है या नहीं होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या इसमें डोमिसाइल लगेगा। तो मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें डोमिसाइल लगेगा। जब लास्ट वैकेंसी में पूरे इंडिया को अलाउ किया गया था, तो इस वैकेंसी में पूरे इंडिया को अलाउ किया जाना चाहिए। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि सीटेट अपीयरिंग वाले देंगे या नहीं, तो वो तो नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। बहुत लोग मेरे से बैच के बारे में पूछते हैं कि 9-10 के लिए ऑफिसर्स एकेडमी का ले लें, प्लेटफॉर्म का ले लें। तो देखिए सारे टीचर्स जो है ना, जितने भी कोचिंग वाले हैं, उन्होंने यूट्यूब पर कुछ ना कुछ पढ़ाया ही है। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ से सर्च कर लीजिए, सर्च करके उसका वीडियो देखिए। अगर आपको समझ आता है उस टीचर से तो फिर उसका बैच ले लीजिए, अगर नहीं समझ आता है तो किसी और से लीजिए। और ऐसा करने में आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आप 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट के वीडियोज़ देख लीजिए, आपका मैक्सिमम 3 से 4 घंटा या मैक्सिमम 1 दिन का टाइम जाएगा। लेकिन जिस टीचर से आपको समझ आएगा आप उसका बैच परचेज करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि मुझे आंसर करना ही था। बहुत लोग आप में से इन सब चीज़ों के बारे में कंसर्न दिखा रहे थे, क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगी। लेकिन हाँ, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं आज रात तक आप सबको जितना मुझे पता है, जितनी मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई कर दूँगी। सुबह में मैंने बहुत जल्दी नाश्ता बनाया था केवल, और नाश्ता बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया है मैंने। मैं दोबारा आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, और वो इसलिए ना क्योंकि अगर आप घर के काम करने में 2-3 घंटे अपना वेस्ट कर देंगे तो फिर आपका फ़्लो टूट जाएगा और फिर आप पढ़ाई दोबारा करने बैठना नहीं चाहेंगे। तो मैं अभी ना अपना फ़्लो नहीं तोड़ना चाहती हूँ। मुझे बीच में 1 घंटे का काम था जिसमें मुझे मम्मी के लिए और अपने फैमिली के लिए नाश्ता बनाना था, तो वो मैंने जल्दी कर दिया और फिर मैं एकदम तुरंत आ गई दोबारा से पढ़ाई करने के लिए। और अभी मैं सॉल्व कर रही थी मेंसुरेशन, क्लास 9th या 10th से मुझे याद नहीं है, लेकिन क्लास 9th या 10th से ही सॉल्व कर रही थी और मेंसुरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किए। अब मैं थोड़ा सा क्लीनिंग करूँगी क्योंकि मैंने सुबह में झाड़ू भी नहीं लगाया था, तो अभी दोनों रूम में झाड़ू कर लूँगी। और इसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज भी आज मैं करूँगी, क्योंकि जब लॉन्ग आवर्स तक मैं बैठ के पढ़ती हूँ ना तो बॉडी एकदम अकड़ जाती है, मीन्स कि आपका बैकबोन दर्द देने लगेगा। और जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है, तो वो मुझे थोड़ा बेनिफिशियल लगता है। तो मैंने सोचा कि जब इतना सारा कुछ कर ही रही हूँ तो 30 से 40 मिनट का वर्कआउट भी कर लेती हूँ, थोड़ा सा मतलब बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। और अभी आप मुझे बिल्कुल भी दिवाली की सफाई ये सब करते नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको पता है मेरे लिए सफाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरा करियर है। और मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूँ कि इतनी सफाई मत कीजिए कि करियर का सफाया हो जाए। स्पेशली मैं सारी मतलब हाउसवाइफ और गर्ल्स को कहूँगी, क्योंकि जब दिवाली की सफाई करनी होती है ना तो घर में लड़कियाँ ही काम करती हैं। अगर देखिए अभी बॉयज़ का रूटीन पता है क्या होगा, वो सुबह उठते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, उनको उनकी मम्मी खाना बना के दे देगी, नाश्ता ला देगी शाम टाइम से,
चाय पानी मिल जाएगा। और अगर वो लॉज में भी रहते होंगे ना तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, सुबह में उठेंगे, लिट्टी खा लेंगे 10 रुपये का ख़रीद के और फिर दिन भर पढ़ाई करते रहेंगे। लेकिन हम लड़कियों की अभी रूटीन ऐसी नहीं होगी। हम क्या करेंगे, हम सुबह उठेंगे, नाश्ता बनाएंगे, काम करेंगे, दिवाली की साफ़ सफाई करेंगे और बस इसी में लगे रह जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि स्पेशली अगर आप लड़की हैं तो अभी साफ़ सफाई मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं करने की, पहले पढ़ लीजिए। क्योंकि मुझे तो पहली बात ये समझ नहीं आ रहा है कि ये त्यौहार के मौसम में एग्ज़ाम चल रहा है या एग्ज़ाम के मौसम में त्यौहार चल रहा है। तो आप चूज़ कर लीजिए। मेरे लिए एग्ज़ाम के मौसम में त्यौहार है, मतलब मुझे एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस करना है, त्यौहार पे थोड़ा थोड़ा फोकस कर लेना है। आपके लिए क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप त्यौहार के मौसम में एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तो आप त्यौहार पे फोकस करेंगे, उससे रिलेटेड सारा काम करेंगे और फिर आपका बहुत सारा टाइम ना अल्टीमेटली वेस्ट हो जाएगा। मुझे एक कमेंट भी आया था जिसमें मेरी एक सब्सक्राइबर बोल रही थी कि दी करवा चौथ भी है, दिवाली भी है, छठ पूजा भी है, फिर मेरे भाई की शादी भी है और एग्ज़ाम भी है, समझ नहीं आ रहा किस चीज़ पर फोकस करूं। तो आपको फोकस एग्ज़ाम पे करना है, बाकी सब चीज़ को थोड़ा थोड़ा करते जाना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। थर्ड स्टडी स्लॉट में मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी और मैंने टारगेट रखा है कि 5 नवंबर तक ज्योग्राफी जितना मेरे कॉपी में है नोट्स बना हुआ उसको मैं अच्छे से लर्न कर लूँ। और इसके बाद ना मैं आ गई थी किचन में, मतलब लंच बनाने के लिए, और बाकी कुछ बर्तन पड़े हुए थे उन सबको वॉश करने के लिए। हे फ्रेंड्स, शाम के 3 बज गए हैं और अभी मैं 2 घंटे और पढ़ूंगी, मतलब 3 से 5, और इसमें मैं पढ़ूंगी मेंस्ट्रुएशन। सुबह मैंने जब मैथ्स बनाया था तो मैंने क्लास 9 से सॉल्व किया था। अभी ये क्लास 10th की बुक है तो क्लास 10th से आज मेंस्ट्रुएशन कर लूँगी। तो इससे क्या होगा कि मेंस्ट्रुएशन वाला टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इसमें मेंस्ट्रुएशन बहुत लंबा है, जैसे देखिए एक ही वर्कशीट में क्वेश्चंस दिए गए हैं 34, तो सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं करूँगी, मैं देखते जाऊँगी कि कौन सा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और डिफरेंट क्वेश्चन को ही मैं सॉल्व करने वाली हूँ। क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करके अभी कोई फ़ायदा नहीं है, अभी हमें बहुत ज़्यादा टारगेटेड पढ़ना है। तो सुबह मैं क्लास 9th का जब मेंस्ट्रुएशन मैं सॉल्व कर रही थी तो मैंने लगभग उसमें 4 वर्कशीट था तो उसमें मैंने 50 क्वेश्चन बनाए थे और अभी भी यही टारगेट रहेगा कि 50 क्वेश्चंस जो थोड़े अलग अलग टाइप के हैं उनको मैं सॉल्व कर लूँ। तो चलिए अब मैं अपने नेक्स्ट स्टडी स्लॉट की शुरुआत करती हूँ। अभी मैं क्लास 10th का मेंस्ट्रुएशन सॉल्व कर रही थी और हाँ, सुबह में मैं क्लास 9th का सॉल्व कर रही थी और मेरा टारगेट ये है कि 15 नवंबर या मैक्सिमम कहिए 21 नवंबर, उतने दिनों में पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। देखिए, मेंस्ट्रुएशन मैंने पहले भी बनाया था तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगे थे हर चैप्टर में उसको मैंने राउंड कर लिया था। अभी फोकस उन्हीं क्वेश्चंस पे था कि जिनको मैंने राउंड लगाया था, अभी मैं उनको दोबारा से सॉल्व कर रही हूँ और 21 नवंबर तक इनको मैं फिर से सॉल्व कर लूँगी। तो यही फ़ायदा होता है पहले से पढ़ने का। अगर आपने पहले से एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, जिसको आपको बिल्कुल ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बात करूँ AP का कोई भी क्वेश्चन मुझे दे दीजिए, मेरे से सॉल्व हो जाता है, तो उसको मैं अब एग्ज़ाम तक नहीं पढ़ने वाली, कोई रिविजन नहीं करूँगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन दोनों टॉपिक को मैं एग्ज़ाम के लिए छोड़ दी हूँ कि अब सीधे एग्ज़ाम में ही जाके सॉल्व करेंगे। सच पूछिए तो जो मैंने 21 डेज़ का चैलेंज दिया था वो बहुत ही बेनिफिशियल रहा मेरे लिए, क्योंकि उसमें ना मैंने एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट किया और ये बहुत बड़ी बात है। आप में से बहुत लोगों ने मेरे साथ चैलेंज लिया था तो मुझे लगता है कि आपको भी बहुत बेनिफिट मिला होगा अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया होगा। तो मतलब अभी आप टेंशन में नहीं रह रहे होंगे कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, कैसे कम्पीट कर पाएंगे, कैसे एग्ज़ाम निकलेगा। तो पहले से पढ़ने का ना यही फ़ायदा होता है। इसलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि भले ही अभी एग्ज़ाम नहीं है, 2 घंटे ही पढ़िए पर पढ़िए, क्योंकि जब हम 2 घंटे पढ़ रहे होते हैं ना तो हम उस प्रोसेस से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर आपने प्राइमरी रिजल्ट के बाद पढ़ाई नहीं करी है और अभी स्टार्ट करने का सोचेंगे तो अभी ना आपको बहुत दिक्कत होगी, आपका मन ही नहीं लगेगा शुरू में पढ़ने में। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि मन नहीं भी लग रहा है तो मन को लगाइए। मुझे एक कमेंट भी आया था जिसमें मेरी एक सब्सक्राइबर बोल रही थी कि प्राइमरी से बाहर होने के बाद अब उनका मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई करने में, लेकिन फिर भी आपको ज़बरदस्ती मन को मनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर मान लीजिए किसी एक जगह सिलेक्शन नहीं होता है तो हमें ऐसा नहीं बन जाना चाहिए कि हमें किसी और चीज़ के लिए ट्राई ही नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ट्राई कीजिए, फिर से पढ़ना शुरू कीजिए। सारा काम ख़त्म करने के बाद ना मैं आ गई थी किचन में डिनर प्रिपेयर करने के लिए, और आज मैं और मम्मी जी हम दोनों मिलकर आलू के पराठे बना रहे थे। और आप मुझे हेडफोन पर देख रहे होंगे बात करते हुए, मैं अपनी दीदी से बात कर रही थी।
मतलब वो ना मुझे कुछ कुछ बता रही थी, उसने बहुत सारे ड्रेसेस लिए हैं उसके बारे में, बट अभी ना मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं उसको इग्नोर कर रही थी बट वो मान नहीं रही थी। खैर छोड़िए, आज के ब्लॉग को ना मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अभी जाइए और फॉलो कर लीजिए। इसी तरह के ब्लॉग्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।